हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज की। अभी तक हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए अगले आने वाले क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए। पेन और कॉपी आप निकाल लीजिए, बिना पेन और कॉपी के आप बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। दमदार क्वेश्चन आपके सामने है, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसका आंसर निकालना है। तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा। 50 ओवरों के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 300 रनों का लक्ष्य दिया है, बहुत अच्छी बात है। 15 ओवरों में रनों का औसत 5 था भाई, 15 ओवर में रनों का औसत 5 था। इसके बाद बारिश के कारण 45 ओवरों का मैच कर दिया गया और लक्ष्य 280 का दे दिया गया। तो अगले ओवरों में भारत के रनों का औसत क्या रखें ताकि भारत मैच जीत जाए। ठीक है, अब देखिए 50 ओवर का मैच था, ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों का लक्ष्य दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को। अब 15 ओवर हमने खेल लिए हैं, 15 ओवरों में आपने देखा औसत 5 का बनाया था। आप बताइए 15 ओवर में अगर एवरेज 5 का रहा है तो 15 पंजे 75 रन तो हम बना चुके हैं। ठीक है, 75 रन हम बना चुके हैं क्योंकि भाई औसत हमारा एक ओवर में 5 रन बनाए तो 15 ओवर 15 पंजे 75 रन हमने बना ली है। इसके बाद क्या हुआ है भाई, इसके बाद सर हो गई है बारिश, और बारिश के कारण क्या हुआ है, मैच आपने 45 ओवर का कर दिया है। तो आप देखिए 45 ओवर का अगर मैच हो गया है और हमने 15 ओवर अगर खेल लिए हैं तो हमारे लिए कितना ओवर बाकी रह गया है। तो आप कहेंगे सर हमारे लिए 30 ओवर खेलने के लिए बाकी रह गया है। और रन 280 रनों का अगर मुझे लक्ष्य दिया गया था और मैंने 75 रन अगर बना लिए हैं तो मेरा लक्ष्य रह गया है 205 रन का। मतलब मुझे 205 रन अभी और बनाने हैं और 205 रन बनाने के लिए मेरे ओवर कितने बाकी रह गए हैं, 30। तो रन रेट क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे रन रेट आपको निकालना है। तो आपको 205 रन बनाने हैं 30 ओवर में, तो एक ओवर में कितना रन बनाया जाएगा। अगर 30 ओवर में अगर 205 रन बना रहे हैं तो एक ओवर में कितना रन बनाया जाएगा। तो आप 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 5 चौक 20, 41 बार, 6 का भाग देंगे, 6 नक 36, 5 0 6 अट्ठे 48, 2 0 6 3 18, 6.83 रन का आपका लगभग औसत रहेगा रन रेट। एक ओवर में अगर आप इतना रन बनाएंगे तब जाके 30 ओवर में 205 रन बना के मैच को जीत पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था आपके सामने, आपने कर लिया। 15 ओवर में 5 तो 15 पंजे 75 आ गया। बारिश हो गई, बारिश के कारण मैच 45 ओवर का हो गया, तो 45 में 15 गया 30 ओवर हो गया। और रन 280 का मैच था, 75 बना लिए, 205 रन चाहिए, 205 रन 30 ओवर में, तो आपका आ जाएगा 6.83 रन। ठीक है, कर पाएंगे सभी लोग। चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, आपसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 16.6 वर्ष है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु, विद्यार्थी का मतलब क्या है, लड़के और लड़कियां, बॉयज प्लस गर्ल्स। इनका जो एवरेज दिया गया है 16.6 है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 17.4 है, लड़कियों का इतना दिया गया है। तो बताइए कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसे सॉल्व करना है। अब मेरे भाई देखिए, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई, वो होता है एलिगेशन। अब एलिगेशन क्या है जान लें। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिगेशन। अब एलिगेशन क्या है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकालेंगे। देखिए कभी भी आपके सामने दो चीजें मिलाई जा रही हों, कभी भी आपके सामने दो चीजें मिलाई जा रही हों, जैसे आपने देखा हो मिक्सर के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें दूध और पानी मिलाया जाता है, सोडा और पानी मिलाया जाता है, शराब और पानी मिलाया जाता है, दो चीज़ें कभी भी मिलाई जाएं और ऐसे क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना है तो एलिगेशन एक बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। कैसे, जब कभी भी दो चीज़ें मिलाई जा रही हों तो अगर आपको पहले का डेटा पता है और दूसरे का डेटा पता है और मिलाने के बाद जो आ रहा है उसका डेटा आपको पता है,
तो कितनी कितनी मात्रा में आपने मिलाई है, अगर वो निकालना है तो ऐसे क्वेश्चनों को एलिगेशन से सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपने देखा लड़के और लड़कियों दोनों का औसत मुझे पता है, लड़कों का भी पता है, लड़कियों को पता है, किस संख्या में मिला है वो आपको बताना है, किस संख्या में है। देखिए लड़कों का डेटा पता है, लड़कियों का डेटा पता है, और दोनों को मिलाने के बाद जो आया है उसका भी पता है, बस मुझे संख्या बतानी। तो ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए एलिगेशन क्या है। एलिगेशन लगाने के लिए भाई एक तरफ लिखेंगे आप लड़का बॉय, एक तरफ लिखेंगे आप लड़की। तो लेकिन लड़कों का औसत कितना दिया गया है 17.4 और लड़कियों को कितना दिया गया है 16.2। भाई लड़कों का जो औसत दिया गया वो लड़कों के नीचे लिखा, लड़कियों को जो औसत दिया वो लड़कियों को नीचे लिखा। अब दोनों को मिलाकर सभी विद्यार्थी बने, इनका औसत कितना है 16.6। तो दोनों को मिलाकर जो आ रहा है वो कहाँ लिखेंगे बीच में। तो आप इस तरह से एलिगेशन लगाएंगे और माइनस करेंगे। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 17.4 में से जाएगा, इसे घटाएंगे 0.8 बचेगा, और इसमें से जब इसे घटाएंगे 16.6 में ये 0.4 बचेगा। और ये जो आता है ये अनुपात आता है, किसका अनुपात आता है मेरे भाई, संख्या का अनुपात आता है। किसका, संख्या का। किसकी संख्या का, ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। तो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आ गया भाई 1:2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपको निकालना था। समझ में आया, कर पाएंगे सभी लोग। चलिए सब लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत अंक आपको दिए गए 62 हैं, लड़कों का पता है 54 है, लड़कियों का दिया गया संख्या बतानी। तो आप वही काम करेंगे, एलिगेशन लगाइए। एक तरफ लड़कों का डेटा लिखेंगे बॉयज का और एक तरफ लिखेंगे लड़कियों का। तो लड़कों का औसत अंक कितना दिया गया 54 और लड़कियों कितना दिया गया 65, और दोनों का मिलाने के बाद जो आ रहा है उसका कितना दिया गया 62। तो बीच में 62 लिखिए, लगा दीजिए एलिगेशन। 65 में से 62 गया 3 बचेगा, और आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे 62 में से 54 गया तो कितना आ गया 8। तो आपका अनुपात आ जाएगा 3:8। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:8 आ जाएगा। यही पूछा गया है, संख्या का अनुपात, सॉरी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, औसत का अनुपात नहीं संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए ये क्वेश्चन एक आपके सामने है। 25 संख्याओं का औसत 40 है, इसमें 7 संख्या निकाल दीजिए और दो संख्याएं शामिल कर दी जाए। 2 संख्याएं लिखिएगा, 2 संख्याएं शामिल कर दी जाएं। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो औसत पहले से अधिक हो जाता है। तो यदि निकाली गई संख्याओं का योग 350 है, शामिल होने वाली संख्याओं का तो योग पहले से अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है, अधिक वाला दिया गया 1 अधिक हो जाता है। ध्यान यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। तो औसत पहले से 1 अधिक हो जाता है, सॉरी यहाँ लिखिएगा, औसत पहले से, इधर ध्यान दीजिए, औसत पहले से 1 अधिक हो जाता है। तो निकाली गई संख्याओं का योगफल 350 है, तो शामिल होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए 25 संख्याओं का औसत दिया गया 40। तो 25 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 25 × 40 कितना हो जाए, ध्यान दें, 25 चौक 100। 25 संख्याओं का औसत 40 दिया गया, तो 25 संख्याओं का योगफल कितना आ गया 1000। भाई 25 संख्याएं उनका औसत 40 दिया गया, तो 25 × 40 करेंगे कितना आ गया 1000 आ गया, ठीक है। अब इनमें से 7 संख्याएं आपने निकाल ली हैं, और जो 7 संख्याएं आपने निकाली है उनका योगफल कितना है 350। तो आपने क्या निकाला होगा इसमें से 350 आपने इसमें से निकाल लिया है, ठीक है। 7 संख्या निकालने का तो 350 में से निकाल लिया है, और 2 संख्याएं आपने शामिल कर दी हैं। तो आप मान लीजिए 2 संख्याएं आपने शामिल की हैं उसका एवरेज कितना दिया गया है। आपसे शामिल होने वाली संख्याओं का औसत पूछा गया है। मान लीजिए शामिल होने वाली संख्याओं का औसत x है। अगर x है तो योगफल कितना आ जाए 2 संख्याओं का 2x के बराबर। तो 2 संख्या अगर आपने शामिल की है, औसत अगर x के बराबर, 2 संख्याओं का योगफल हो जाएगा 2x, आपने इसमें जोड़ा है। भाई योगफल 100 था, 7 संख्या निकाली 350, 2 संख्या शामिल किए, इनका औसत x है, तो 2 संख्याओं का योगफल 2x के बराबर हो जाएगा। ऐसा करने से ये वाला डेटा क्या हो गया है, ऐसा करने से क्या हुआ है, औसत पहले से 1 अधिक हो गया है। तो औसत पहले से 1 अधिक होने का मतलब क्या है, पहले औसत 40 था, अब 1 अधिक हो गया तो 41 हो गया, औसत हो गया 41, और संख्या कितनी है
संख्या कितनी है, 25 संख्याएं थी, 7 निकाल ली आपने तो कितनी बचेंगी 18, और 2 संख्या आपने फिर डाल दी तो कितनी आ जाएंगी 20, मतलब 41 औसत हो गया कितनी संख्याओं का 20 का। तो ये वाला डेटा इसके बराबर हो गया, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है क्या आएगा। बताइए 25 संख्याओं का औसत 40 है, तो 25 चौक 1000 आ गया। 7 संख्याएं निकाली हैं, 7 संख्याओं का 350 आपने इसमें से निकाल लिया है। 2 संख्याएं आपने डाली हैं, एक संख्या का औसत x है, 2 का 2x आपने डाल दिया है। ऐसा करने से औसत में 1 अधिक हो गया, तो औसत पहले 40 था, 1 अधिक 41 हो गया है, और संख्याएं 25 में 7 निकली तो 18 और 2 जोड़ी तो 20 हो गया। सॉल्व कर ले, इसमें से घटाएंगे 650 प्लस 2x, 41 दूनी 420, तो इधर आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा भाई 0, और 12 में से 5 क्या, 12 में से 5 क्या तो भाई बचेगा 7, भाई 12 में से 5 क्या तो 7 ही तो बचेगा, और यहाँ बचा है 7 में 6 गया 1 बचेगा। x बराबर 85 आ गया है, तो आपसे ये बोला गया संख्याओं का औसत क्या था x की वैल्यू 85 आ गई, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे सभी लोग, चलिए बहुत सुंदर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आया, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, क्वेश्चन छोटा सा है, समझ लीजिए पहले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके सामने क्रमागत संख्या आती हैं, क्रमागत संख्याएं, समझिएगा सभी लोग, क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है लगातार, जिनका अंतर समान हो, जैसे 1 2 3 4, 2 4 6 8, 1 3 5 7, ऐसी संख्या जैसे मैं लिखूं क्रमागत संख्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है क्रमागत है। मैं लिखा 2 4 6 8, सब क्या है क्रमागत है। 1 3 5 7, सब क्या है क्रमागत है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो समान हो। देखिए यहाँ 2 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर, एक क्रमागत संख्या बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आपके सामने क्रमागत संख्या आती हैं, कभी भी आपके सामने क्रमागत संख्या आती हैं, तो ऐसी संख्याओं का जब औसत निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके सामने क्रमागत संख्या आ जाए तो ऐसी संख्याओं का जब औसत निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या, या मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट बटा 2। कभी भी आपके सामने क्रमागत संख्या आती हैं, लगातार संख्याएं आती हैं, तो उनका औसत निकालने के लिए रिलेशन आपने दिमाग में रख लीजिए, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 आ जाएगा। अभी मैं सब समझाऊंगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर जैसे आपसे बोला गया, एक मैं सीरीज लिख रहा हूं 2 5 8 11 14। ठीक है, ये मेरे 5 नंबर लिखे हैं और आपसे बोला गया, ये मैंने आपके सामने 5 नंबर लिखे हैं, आपसे बोला गया बताइए इनका औसत क्या होगा। तो पहले आप देखिए कि क्रमागत तो नहीं है, तो आप देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है 3, यहाँ भी अंतर 3 है, यहाँ भी अंतर 3 है, यहाँ भी अंतर, बीच का अंतर क्या है समान है। अगर अंतर समान है तो इनका एवरेज निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि आप क्या करें। एक तरीका तो आप जानते हैं, राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या करते हैं, एवरेज आ जाएगा। या फिर पहली संख्या आखिरी संख्या बटा 2, 14 और 2 16 बटा 2, आंसर कितना आ जाएगा 8। एक तरीका तो ये है कि अगर आपकी संख्याएं क्रमागत हैं तो पहला और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, या फिर आप सुनिएगा, आपकी संख्याएं अगर क्रमागत संख्या हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रमागत संख्या है और संख्या में पदों की संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, संख्या में पदों की संख्या क्या है, मैं इधर लिख देता हूं, जैसे मैं लिखा 2 5 8 11 14, ये कोई सीरीज है, और इसका जब आपने एवरेज निकाला तो एवरेज कितना आ गया, पहला प्लस लास्ट में 2 + 14, 2 + 14 बटा 2 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, या फिर कभी भी ऐसी सीरीज आती है कि क्रमागत संख्या है जिसमें पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, पदों की संख्या क्या हो, विषम हो।
विषम जानते हैं क्या होता है? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जो 2 से नहीं कटती हैं वो ऑड नंबर कहलाती हैं। तो आप देखेंगे अगर आपकी संख्या क्रमागत है और उसमें पदों की संख्या विषम है, देखिए कितने 1, 2, 3, 4, 5 पद है, मतलब पदों की संख्या क्या है? विषम है। तो अगर ऐसा कुछ आता है आपके सामने तो ऐसे का अगर एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज निकलेगा, जो बीच वाला टर्म होता है, ऐसे का बीच वाला जो टर्म होता है, जो मिड टर्म होता है, बीच वाला पद जो होता है, मिड पॉइंट जो होता है, मिड टर्म जो होता है, वही हमारा क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी सीरीज ऐसी है जो क्रमागत है और उसमें पदों की संख्या क्या है? विषम है, तो जो आपका बीच वाला पद होगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। देखिए इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 8, और एवरेज आया भी कितना था? 8 ही तो आया था। ये इनका एवरेज हो जाएगा। बीच वाला टर्म कौन सा होता है? जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर पद हों। जब इसके इधर 2 पद है, इधर भी 2 पद है, तो ये बीच वाला पद हमारा बन गया। अगर पदों की संख्या सम हो तो सम मतलब इवन, तो आप क्या करेंगे? जैसे इसी को लिखूं मैं, ये सीरीज होती 2, 5, 8, 11, 14 और एक और टर्म 17, ये आपकी आ गई है। तो एक तरीका तो आपको पता है, पहला प्लस 8 17 और 2 कितना हो जाएगा? 17 और 2 19/2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.5। एक तरीका तो आप जानते हैं 9.5 इसका औसत हो गया। अगर कोई भी क्रमागत सीरीज हो, पदों की संख्या सम है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप बताइए इसका औसत क्या होगा? तो आपको पता औसत क्या बन जाता है? बीच वाला पद। तो क्या इसका कोई बीच वाला पद दिख रहा है आपको? अगर आप 8 को बीच वाला पद लेंगे तो इधर 3 पद हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, बीच वाला पद नहीं बनेगा। अगर 11 को लेंगे तो इधर 3 हो जाएंगे, इधर 2 रह जाएंगे, तो कोई बीच वाला पद नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे ये दोनों जो पद दिख रहे हैं आपको, ये दोनों जो पद दिख रहे हैं ये आपके बीच के पद बनेंगे। ध्यान रखिएगा, जब पदों की संख्या सम होगी तो ये बीच वाले 2 पद हैं, ये दोनों बीच के पद बनेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? बीच के पदों का जोड़ेंगे, सम ऑफ मिड टर्म, बीच वाले पदों का जोड़ सम ऑफ मिड टर्म अपॉन 2, बीच वाले पदों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 11 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 19/2, और 19/2 का मतलब कितना होता है? 9.5। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर पदों की संख्या विषम है तो बीच वाला पद ही औसत बन जाएगा, पदों की संख्या सम है तो बीच वाले दोनों पदों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, या फिर पहला प्लस 8 आखिरी जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए, सभी लोग कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए एक चीज और, अगर कभी बोला जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? ध्यान देते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आपको पता है सर 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो आपको पता है कि अगर आपको औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? औसत बराबर होता है योगफल अपॉन संख्या। तो आपको पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 ये n तक है, इनका योगफल कैसे निकालेंगे? इनका योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है याद है आपको? क्या होता है? नहीं याद लिख लें, n + 1/2। सब लोगों को याद होगा, है ना? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2। अगर संख्या आपकी 25 है तो n की जगह 25 रख दीजिए, संख्या अगर आपकी 40 है तो n की जगह 40 रख दीजिए, योगफल है। तो औसत कैसे निकालेंगे? औसत बराबर योगफल n + 1 योगफल अपॉन संख्या, संख्या कितनी है? n, एक n से एक n कट जाएगा तो आपका औसत आ जाएगा n + 1/2। तो कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो फॉर्मूला बनता है n + 1/2 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, n + 1/2 मतलब जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? n + 1/2 आ जाएगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n + 1/2 आ जाएगा। ध्यान दें, क्वेश्चन पे आ जाइए, पुराने वाले पे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने था, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपने देखा n प्राकृतिक संख्याओं के औसत के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने? अगर n होता तो फॉर्मूला क्या बनता? n + 1/2 हो जाता।
पर n की जगह यहाँ 25 लिखा है तो 25 + 1 कितना होगा 26/2 और 26/2 का मतलब कितना हो गया 13। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 13 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रथम 42 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो आपको पता है n की वैल्यू 42 + 1/2, 42 + 1 कितना हो जाएगा 43/2 और 43/2 का मतलब होगा 21.5। बताइए कर पाएंगे 21.5, 21.5 आ जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताइए, ध्यान दीजिएगा इस पे। प्रथम सब लिखते जाइए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है औसत निकालने से पहले योगफल तो आप लिख ले। प्रथम जैसे विषम संख्या क्या होंगी 1 3 5 7 सोन, इस तरह से अगर n विषम संख्या है तो इनका योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का। इनका योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n²। जितनी संख्या है उनका वर्ग कर देंगे, आपका योगफल आ जाएगा। अगर 5 विषम संख्या है तो 5 का वर्ग करेंगे 25 आपका योगफल आएगा। अगर 10 विषम संख्या है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 आ जाएगा। बस याद रखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n² होगा तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर योगफल अपॉन संख्या कितनी है n, तो एक n से एक n कट जाएगा तो आपका औसत आ जाएगा n। मतलब जितनी संख्याएं हैं वही आपका औसत भी होगा। तो n विषम संख्याओं का औसत n होगा, 25 विषम संख्याओं का औसत 25 होगा, 40 विषम संख्याओं का औसत 40 होगा। ठीक है चलिए और समझ लीजिए। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो आप देखें n सम संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो सम संख्याओं का औसत निकालने से पहले योगफल निकालना पड़ेगा। सम संख्या कौन सी होती है 2 4 6 8 100, ये सब सम संख्या होती हैं। तो इनका योगफल निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, सम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n+1। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला n+1 होता है तो औसत क्या हो जाएगा, योगफल n+1 अपॉन संख्या कितनी है n, तो एक n से एक n कट जाएगा तो औसत आ जाएगा n+1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, n+1। ठीक है n+1 आपका आ गया है। आप इसका आंसर बड़ी आसानी से चीज़ों को निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से बताएं। सब लोग कर पा रहे हैं, किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है? चलिए बहुत सुंदर, लाजवाब। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन, पुराने वाले क्वेश्चन पे। ये प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अगर विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, अगर n संख्या होंगी तो औसत n होगा, तो 25 संख्या है तो 25 हो जाएगा। मतलब जितनी विषम संख्या होती है वही उसका औसत भी होता है, जितनी विषम संख्या होगी वही उसका औसत भी होगा। प्रथम 49 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो अगर 49 संख्या है तो औसत भी 49 ही हो जाएगा। ठीक है इस पे आ जाइए। प्रथम 24 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आपको पता है n सम संख्याओं का औसत कितना होता है n+1। जितनी संख्या होती है इसमें एक जोड़ देंगे उसका औसत आ जाएगा। अगर 24 सम संख्या है तो 24 में आप एक जोड़ दीजिए, 24 + 1 आपका आंसर आएगा 25। बताइए आंसर आया कि नहीं आया? 25। अगले पे आ जाइए। प्रथम 97 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 97 + 1 आपका आंसर आ जाएगा 98। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 98 आ जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ध्यान दें वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं? तो वर्गों का औसत निकालने के लिए वर्गों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, सो ऑन n का वर्ग। तो वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं? वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला आप याद कर लें, बहुत बेसिक फॉर्मूले ये सब याद होने चाहिए आपको। कभी कभार ये डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। योगफल निकालने का फॉर्मूला n+1 2n+1/6 ये फॉर्मूला होता है।
वर्गों का योगफल निकालने का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का, और इसका अगर एवरेज निकालना है औसत, तो आप देखेंगे योगफल कितना है n, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 अपॉन संख्या कितनी है n, तो n से n कट जाएगा तो आपका औसत आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है मेरे भाई, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। कर पाएंगे सभी लोग? तो ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला ये वाला, ये इनका औसत निकालने का। तो क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला, तो आपको पता है औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 और 1 11, यहाँ आएगा 10 दूनी 20 और 21 बटा 6, 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से कटेगा ये 2 बार, 77 बटा 2, 77 बटा 2 का मतलब कितना हो गया भाई 3 18 38.5 आ जाएगा। कर लेंगे, 38.5 आपका आ रहा है, जो कि एकदम राइट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं सब। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो आपको पता है घन क्या होता है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। पहले इनका योगफल निकालना सीख लीजिए। पहले इनका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है वो जान लीजिए। घन के योगफल का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योगफल निकालने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर योगफल होता है, तो योगफल निकालने ये हो जाए, सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 अपॉन संख्या, संख्या कितनी है n, एक n से एक n चला गया तो आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आपका एवरेज आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो चलिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो n की जगह 10 रखिए, n प्लस 1 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 4, 2 से कटेगा 2 बार, ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 दूनी 10, 605 अपॉन 2 भाग देंगे 302.5, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, 302.5 आ जाएगा। चेक कर लें सभी लोग समझ में आ रहा है, सभी लोगों की समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है चलिए चलते हैं आगे। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या विषम संख्या। अब ये नहीं बोला प्रथम, नहीं बोला उसने, बोला सिर्फ लगातार है। अब ये जरूरी नहीं कि शुरू से स्टार्ट हुई है, अगर बोलता प्रथम तो आप शुरू से स्टार्ट करते हो, लगातार लगातार कहीं से भी स्टार्ट हो, बस लगातार नंबर हो, ये जरूरी नहीं है शुरू से है। अब बताइए विषम संख्याएं जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है 2 2 का। और अगर हमें सम संख्या लिखनी तो सम संख्या में भी अंतर कितने का होता है 2 4 6 8, यहाँ भी अंतर 2 2 का है। चाहे आपकी विषम संख्या हो चाहे आपकी सम संख्या हो, जिनमें डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस हमेशा 2 2 का होता है ना। तो अगर 5 लगातार विषम संख्या अगर मैं एज्यूम करूँ, अगर मैं बेसिक तरीका बताऊं, तो बेसिक पहली विषम संख्या अगर मैं x मान लूँ तो अगली क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, अगली x प्लस 4 हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। ये 5 विषम संख्या है भाई, 1 2 3 4 5, ये 5 विषम संख्या मैंने मान ली है। आपको पता है चाहे सम संख्या लिखें चाहे विषम संख्या लिखें, दोनों के बीच में 2 2 का ही अंतर होता है। बस पहली संख्या पर डिपेंड करता है आपने क्या मानी है। अगर पहली विषम मानी है तो 2 2 के जोड़ में विषम आएंगी, अगर पहली सम मानी 2 2 के जोड़ में सम आएंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो ये लगातार विषम संख्या आपकी हो गई है और इन संख्याओं में 2 2 का अंतर है, तो इनका औसत 15 दिया गया। तो आप देखिए अगर ये लगातार संख्याएं हैं तो आप देखिए पद कितने 1 2 3 4 5, अगर 5 पद हैं तो बीच वाला पद आपका क्या बन जाएगा, एवरेज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर लगातार संख्याएं हैं तो बीच वाला पद हमारा एवरेज बन जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या भी विषम है। तो आपका एवरेज x प्लस 4 बनेगा, और x प्लस 4 आपको एवरेज दिया गया 15 के बराबर, x प्लस 4 बराबर 15, तो x बराबर कितना आ गया 11।
तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या आपकी ये है, तो x की वैल्यू 11 आ गई सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, ये है, तो 11 + 8 कितना आ जाएगा, 19 के बराबर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे, 11 और 19 आपका आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है, बड़ी आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, पर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 5 संख्या की जगह अगर मैं 40 संख्या बोल देता, तो 5 संख्या की जगह मैं 38 संख्या बोल देता, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशान हो जाते। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, चाहे यहाँ पे विषम संख्या लिखा हो, चाहे यहाँ पे विषम की जगह सम संख्या लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, जो तरीका बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, लगातार 5 सम संख्या लिखी हो, चाहे लगातार 5 विषम संख्या लिखी हो, कितनी भी लिखी हो, ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी संख्या है वो लिखिए। कितनी संख्या है, 5, और इनका एवरेज आपको कितना दिया गया भाई, इनका एवरेज सर आपको दिया गया 15, इनका एवरेज आपको दिया गया 15। ठीक है, 5 संख्याओं का एवरेज 15 दिया गया। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जितनी संख्या लिखी उसमें से 1 घटाइए, पहले जो भी संख्या लिखी उसमें 1 घटा दिया, 4 आ गया। अगर इस 4 को एक बार घटा देंगे 15 में से एक बार इस 4 को घटा देंगे, तो जो भी आएगा वो आपकी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और एक बार जब इसे जोड़ देंगे, तो जो भी आएगा वो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या आपकी 11 है और बड़ी संख्या आपकी 19 है, वही 11 19 आया है। जितनी संख्या उसमें से 1 घटाइए, जो बचेगा उसे एक बार जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, घटाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन पर आ जाए, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया गया 27, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। अब देखिए 15 संख्या है मेरी, इनका एवरेज मुझे दिया गया 27, इनका एवरेज मुझे 27 दिया गया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या उसमें से 1 घटाइए तो कितना बचेगा, 14। 14 को इसमें एक बार जोड़ देंगे, 27 + 14 कितना हो जाएगा, 41। ये आपकी बड़ी संख्या आ गई है। और जब घटाएंगे तो आपकी छोटी संख्या आ जाएगी, ये 13 आपकी छोटी संख्या आ गई। ठीक है, कर पा रहे हैं। जितनी संख्या 1 घटाएंगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, जोड़ेंगे तो छोटी संख्या, सॉरी जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, घटाएंगे तो छोटी संख्या आएगी। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। देखिए 25 संख्या हैं, इनका एवरेज 44 दिया गया है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या 1 घटाइए, पहले इसमें 24 आ गया। 24 को जब इसमें जोड़ेंगे, 44 + 24 करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी कितनी, 68, ये बड़ी संख्या आ गई। और एक बार घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, 44 - 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20, ये छोटी संख्या आ गई है। कर पाएंगे सभी लोग, बहुत आसान है, सिंपल सा है। 22 लगातार सम संख्या है। देखिए चाहे सम हो चाहे विषम, 22 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 45 एवरेज आपको दिया गया है। तो 22 में से 1 घटाइए, कितनी संख्या आ गई आपकी, 21। तो 21 को एक बार जोड़ेंगे, 45 + 21 कितना आ जाएगा भाई, 45 + 21 आ जाएगा 66। ये तो आपकी बड़ी संख्या आ गई। और एक बार घटा देंगे तो आपकी छोटी संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 24। ये आपकी बड़ी है, ये आपकी छोटी है। ठीक है भाई, कर पाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन दिया गया, m से प्रारंभ होकर 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तो m + 2 से प्रारंभ होकर 6 क्रमिक पूर्णांक का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसके ऑप्शन पता होना जरूरी था, तो पहले इसके ऑप्शन लिख लें। 2n + 1/2, ये छोटी n है, ये बड़ी n नहीं है, छोटी n लिख लीजिए आप इसी जगह। 2n + 5/2, और दूसरा ऑप्शन है आपका n + 2, और तीसरा ऑप्शन है आपका n + 3, और चौथा ऑप्शन है आपका 2n + 9/2। अब बताना है इनमें से कौन सा वाला आंसर सही है आपका। ये 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं कि m से प्रारंभ होकर 5 क्रमिक पूर्णांक, 5 लगातार नंबर क्या होंगे, एक गैप में, इनका औसत दिया गया। तो m + 2 से प्रारंभ होकर 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए m से प्रारंभ करके 5 नंबर लिखिए m, अगला होगा m+1, अगला होगा m+2, अगला होगा m+3, अगला होगा m+4। ये आपने 5 नंबर लिख दिए। इनका औसत कितना है n। तो आप देखिए इनमें गैप कितने का, एक एक का गैप है, तो ये लगातार संख्या है, तो इनका एवरेज क्या बन जाएगा, संख्या कितनी है 5, तो इनका औसत क्या बनेगा, जो बीच वाला नंबर होगा उनका एवरेज बन जाएगा। तो ये इनका एवरेज बन जाएगा m+2, पर एवरेज तो पता है n, तो मतलब m+2 का मान कितने के बराबर दिया गया, n के बराबर। तो m का मान कितना आ जाएगा, n-2 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए पहले। m+2 ये इसका एवरेज है, पर एवरेज n दिया गया, तो इसके बराबर n बराबर n-2 आ गया। तो m+2 से प्रारंभ होकर 6 संख्या लिखिए, m+2, m+3, m+4, m+5 और m+6। 1 2 3 4 5 हुई है, और 6 संख्या लिखिए m+7। अब इनका एवरेज पूछा गया है, तो आप देख रहे हैं ये भी लगातार संख्या, तो इनका एवरेज क्या करेंगे, या तो आप पहला प्लस लास्ट कर लीजिए, पहली संख्या प्लस आखिरी बटा 2 कर लीजिए, या फिर मैंने बताया था कि बीच वाले 2 नंबर हैं, बीच वाले जो नंबर हैं इन दोनों को जोड़कर आप आधा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो अगर पहला लास्ट करेंगे तो m+2 और m+7 को जोड़िए, m और m कितना हो गया 2m, 7 और 2 कितना हो गया 9/2, ये आपका एवरेज आ गया। यही तो आपसे पूछा है, पर जो भी ऑप्शन दिए गए वो सब n में दिए गए हैं, m में नहीं है। तो m को किस में बदलना पड़ेगा, n में। तो m की जगह क्या रखेंगे, n-2, m की जगह रखेंगे n-2 + 9/2। तो आप सॉल्व करेंगे तो 2n आ गया। ये माइनस का 2 का गुणा माइनस के 2 में होगा माइनस का 4, 9 में से माइनस का 4 गया तो 5 बचेगा, 2n + 5/2, ये आपका आंसर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर है। आप चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है या गलत है, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी चेक करें। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा जो समझ में ना आए आपके, बहुत आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिया गया ABCDEFG क्रमागत सम संख्याएं, JK11 क्रमागत विषम संख्याएं, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके भी आपको ऑप्शन पता होना जरूरी था सॉल्व करने से पहले। तो ऑप्शन लिख देता हूँ, 3a + n/2, ये आपका पहला ऑप्शन है, और आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है l + d/2। आप लोग ऑप्शन लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन से ही निकाल पाएंगे कैसा ऑप्शन है। ये आपका तीसरा ऑप्शन है, और आपका चौथा ऑप्शन जो है वो है JC + n + g/2। ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनका आंसर क्या होगा। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको दिया गया ABCDEFG क्रमागत सम संख्या। देखिए लगातार सम संख्याएं हैं, अगर लगातार सम संख्या हैं तो औसत क्या बनेगा, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हैं, तो बीच वाला नंबर जो होगा वो एवरेज बनेगा, तो इसका एवरेज क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगातार सम संख्या तो 2 2 का गैप है, जब 2 2 का गैप है तो बीच वाला नंबर हमारा एवरेज बन जाएगा, क्योंकि संख्या भी विषम है। अब क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं में 2 2 का अंतर है, मतलब अंतर तो सबका समान है, पद कितने 1 2 3 4 5, तो बीच वाला नंबर एवरेज बन जाएगा, तो यहाँ का एवरेज क्या होगा, L होगा। इसका एवरेज D है, इसका एवरेज L है, तो सभी का औसत बताना है, तो आप क्या करेंगे, इसका भी औसत पता है, इसका भी औसत पता है, सभी का एवरेज निकालना है, तो सभी का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसका औसत लेंगे D और इसका औसत लेंगे L, इनका जो एवरेज है उस एवरेज का एवरेज ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज का जब एवरेज ले लेंगे आंसर आ जाएगा। इसका एवरेज D है, इसका L है, तो इन दोनों का एवरेज ले लिया L + d/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप कहेंगे B ऑप्शन सही है, आपका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एवरेज का एवरेज ले लेंगे, इसका एवरेज D आया, इसका L आया है, L + d/2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। x तथा 1/x का औसत पता है, तो x² तथा 1/x² का औसत बताना है, इसका भी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन लिख देता हूँ 1 - m², और आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है 1 - 2m², और तीसरा ऑप्शन है 2m² - m, और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है 2m² + m।
अब आपको बताना है कि सर इनमें से कौन सा वाला सही है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है चारों में से कौन सा वाला आंसर आपका सही है। अब x तथा 1/x का औसत दिया गया m, तो आपको पता है x प्लस 1/x का औसत दिया गया n, तो इनका योगफल निकालेंगे तो योगफल बराबर क्या होगा, इनका योगफल निकालेंगे, योगफल बराबर औसत इंटू संख्या, तो संख्या कितनी है 1 और 1 2, और कितना है m, तो इनका योगफल आ जाएगा 2m के बराबर। भाई इनका औसत अगर m के बराबर दिया गया तो इनका योगफल निकालेंगे x प्लस 1/x, योगफल बराबर औसत इंटू संख्या कितनी है 2, ठीक है। अब बोला गया एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा, एवरेज पूछा गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो एवरेज बराबर क्या होता है राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या कितनी है 2। इसकी वैल्यू आपको बतानी है भाई, औसत निकालना है तो औसत बराबर राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या, अब इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू बतानी, तो आप क्या करिए दोनों तरफ वर्ग ले लीजिए। अगर आप दोनों तरफ वर्ग ले लें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, जब इनका गुणा करें x x कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 2m का स्क्वायर कितना आ गया 4m स्क्वायर। तो आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 4m स्क्वायर माइनस 2/2, तो जब 2 का भाग देंगे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2m स्क्वायर और 2 से 2 कट जाएगा 1 बार, 2m स्क्वायर माइनस 1 आपका रिजल्ट आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1, सी ऑप्शन आपका सही है, 2m स्क्वायर माइनस 1 आपका सही है। चेक करें सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बताइए सब लोग कर पाएंगे। अगला 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य का मतलब भी आपका क्या होता है, एवरेज ही होता है। कभी भी अंक गणितीय माध्य लिखा हो चाहे समांतर माध्य लिखा हो, इन सब का मतलब आपका एवरेज ही होता है। चाहे समांतर माध्य लिखा हो, चाहे माध्य लिखा हो, चाहे अंक गणितीय माध्य लिखा हो, सबका एवरेज क्या होता है, सबका मतलब एवरेज ही होता है। तो इनका औसत निकालना है, एवरेज बराबर राशियों का योगफल, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90, राशियों का योगफल और राशियों की संख्या कितनी है 3, तो 3 का भाग देंगे, जब 3 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 3 30 बार है, एक 3 का भाग देंगे 3 बचेगा 29 बार, यहाँ पे 3 60 बार है, एक 3 से भाग दे देंगे तो कितनी बार हो जाएगा 59 बार, यहाँ पे 3 90 बार है, एक 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 89 बार। बताइए ये आपका आंसर आ गया है, लिख लें 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89, ये आपका आंसर आ गया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले पे आ जाइए। एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैली में से प्रत्येक 800 रुपये की और 8 थैली में से प्रत्येक 1000 रुपये की और 5 थैली में से प्रत्येक 1200 रुपये की खरीदी, तो चावल की एक थैली की औसत कीमत बतानी है। तो बहुत आसान है, 7 थैली में से प्रत्येक 800 रुपये की खरीदी है, तो एक थैली अगर 800 रुपये की खरीदी है तो 7 थैली कितनी खरीदी होंगी, 8 7 5600 की, ठीक है। अब 8 थैली में से प्रत्येक 1000 की खरीदी, अगर एक थैली 1000 की खरीदी तो 8 थैली कितनी की आएंगी मेरे भाई, 8000 की आएंगी। उसके 5 थैलियों में से प्रत्येक 1200 रुपये खरीदी, अगर एक थैली 1200 रुपये की तो 5 थैली 12 पंजे 60, 6000 रुपये की आएगी। आप देखें टोटल पैसा कितना खर्च हो गया आपका, 8 और 6 14 5 19,600 रुपये, 19,600 रुपये आपका टोटल खर्च हुआ है। 19,600 रुपये कितनी थैली में खर्च हुआ है, 7 और 8 15 5 20, 20 थैली में अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो एक थैली की औसत कितना आ जाएगा, तो एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज बराबर टोटल पैसा कितना है 19,600 और टोटल कितना है, कितनी थैली है 20, 9 से कटेगा 18, 980 आपका आंसर आ जाएगा 980। ठीक है मेरे भाई, 980 आपका आंसर आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है। चलिए समझ पा रहे हैं सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक कार्यशाला में सभी मजदूरों की औसत आय पता है 8000 है, सभी लोगों का जो औसत मिल रहा है वो 8000 है। इसमें 7 मजदूरों का औसत 12000 है, अन्य का औसत आपको 6000 दिया गया है। क्वेश्चन में कुछ
एक कार्यशाला में सभी मजदूरों का औसत 8,000 में 7 मजदूरों की औसत आय 12,000 है। अन्य की औसत आय 6,000 है। ये 12,000 हटा दीजिए यहाँ से। ये वाली लाइन 2 बार रिपीट हो गई है, ये वाली लाइन 2 बार रिपीट हो गई, इसे ना हटा दें। ठीक है, एक कार्यशाला में सभी मजदूरों की औसत इनकम दी गई 8,000, 7 मजदूरों की औसत इनकम 12,000 है, अन्य की औसत आय 6,000 रुपये है। तो कार्यशाला में कुल मजदूरों की संख्या बताइए। आप एलिगेशन से लगा लें, आपको 7 मजदूरों का औसत पता है, बाकी के मजदूरों का औसत पता है और सभी का औसत पता है, तो आपको कुल मजदूर आपको बताने कितने हैं। तो आप देखिए, जो आपके 7 मजदूर हैं इनका औसत कितना दिया गया, 12,000 के बराबर। एलिगेशन लगा रहा हूँ, 7 का औसत 12,000 है। और अन्य का मुझे पता नहीं अभी निकालने। अन्य जो मजदूर हैं इनका औसत कितना दिया गया भाई, 6,000। और इन दोनों को जब मिला देते हैं, तो सभी मजदूरों का औसत कितना दिया गया, 8,000। सभी का दिया गया 8,000, वो का लिखेंगे बीच में। पहले का डेटा यहाँ लिखेंगे, दूसरे का डेटा यहाँ लिखेंगे और दोनों का मिला के डेटा आएगा उसे बीच में लिखते हैं। आपको पता है इतना, बीच में लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डायगोनली माइनस कर देते हैं, बड़े में छोटा। 12,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, 4,000 आ जाएगा। 8,000 में 6,000 2,000 आ जाएगा। और ये जो आता है संख्या का अनुपात आता है, ये कटेगा एक बार, 2,000 एकम 2,000, 2,000 दूनी 4,000, 1:2 का रेशियो आ गया है। इसका मतलब ये वाले मजदूर और ये वाले मजदूरों की संख्या का अनुपात 1:2 आया है। तो आपसे बोला जा रहा है ये वाले मजदूर 7 के बराबर है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 7। तो कह रहे हैं सभी मजदूर कितने, सभी कितने, 1 और 2, 3 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 1 बराबर 7 तो 3 बराबर, 1 बराबर 7, 3 बराबर 7 तिया 21। तो 1 में 7 का गुणा करें तभी तो 7 आएगा, तो 3 में 7 का गुणा कर देंगे 21 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है 21। बताइए कर पा रहे हैं सभी लोग? 21 आपका आंसर आना चाहिए, सभी लोग कर पाने चाहिए। ठीक है, चलिए। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है, 12 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि अध्यापक और विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में जो विद्यार्थी है उनका औसत मुझे पता है 6 साल के बराबर है, और इसमें 12 अध्यापक हैं, उनकी औसत आयु 40 वर्ष के बराबर है। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों आपने मिला दिए हैं, तो औसत 7 के बराबर आ गया। तो विद्यार्थियों का आप बताना है। तो एक तरफ तो आप स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है, एक तरफ आप टीचर लिखेंगे। एलिगेशन बेस्ट है क्योंकि मिला ही जा रहा है। स्टूडेंट का औसत दिया गया 6 साल और अध्यापक की संख्या दी गई कितनी, अध्यापक है 12, और इनका औसत कितना दिया गया भाई मेरे भाई 40। ठीक है, अब करें अध्यापकों और विद्यार्थियों, जब दोनों को मिला रहे हैं तो इनका औसत कितना दिया गया, 7। जब दोनों को मिला देंगे तो औसत 7 दिया गया, वो बीच में आ जाएगा। तो आप देखेंगे 7 में से 6 गया तो 1 आ गया यहाँ पे, और 40 में 7 गया तो 33 आ गया। तो आपका अनुपात आ गया 33:1। तो आपके विद्यार्थी अगर 33 हैं तो अध्यापक 1 के बराबर है, और 1 के बराबर वैल्यू दी गई है। अध्यापक कितने दिए गए, 12, मतलब 1 की वैल्यू 12 दी गई है, मतलब 1 बराबर 12। तो कह रहे हैं विद्यार्थी कितने, 33। तो 1 को 12 बनाने के लिए 12 गुणा करेंगे, तो 33 में भी 12 गुणा कर दीजिए। 12 तो 36 की 6, यहाँ से लागी 3, 36 से 3, 36 से यहाँ से लागी 3, 12 36 3 39, 396 लिख लीजिए। 396 ये आपका आंसर आएगा। आप लोग चेक कर लें, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज पढ़ता है। शाम के समय जब वो थक जाता है तो 40 पेज पर घंटे की दर से 100 पेज अधिक पढ़ने का मतलब है 100 पेज आगे के पढ़ता है। भाई किताब में 100 पेज पहले पढ़ लिए, 100 पेज फिर आगे के पढ़ लेता है, तो उसके पेज प्रति घंटा की औसत दर बताइए। तो आप देखिए अगर 60 पेज 1 घंटा की दर से अगर 100 पेज पढ़ेगा तो कितना समय लगेगा, 1 घंटे में 60 पेज पढ़ेगा तो 100 पेज पढ़ने में 100/60 घंटा लगेगा। ठीक है, 20 या 60 ये 5 आ जाएगा, तो 100 पेज पढ़ने में कितना समय लगा, 5/3 घंटा। भाई 1 घंटे में अगर 60 पेज पढ़ रहा है तो 100 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा, 60 का भाग दे दिए 5/3 घंटा। शाम के जब थक गया तो 1 घंटे में 40 पेज पढ़ रहा है तो 100 पेज पढ़ने में 100/40, 20 से घंटे का 2 बार, ये 3 बार, तो 5/2 घंटा आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर 100 पेज पढ़ने में 5/3 घंटे का समय लगा है, यहाँ पे 100 पेज पढ़ने में 5/2 घंटे में। तो बताइए उसकी औसत दर क्या है, एवरेज रेट बतानी है। एवरेज रेट क्या है ये पढ़ने की, तो आपको पता है एवरेज अगर रेट निकालनी है तो उसने टोटल कितने पेज पढ़े हैं, 100 पेज पहले 100 पेज बाद में, 100 200 पेज। और 200 पेज पढ़ने में कितना समय लगा है, 5/3 घंटा यहाँ पे लगा था और 5/2 घंटा उसे यहाँ पे लगा है। तो निकाल लीजिए एवरेज रेट क्या आ गई है। आप सॉल्व करेंगे इसे, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, 15 10 25 और नीचे कितना आ जाएगा, 2 3 6, 25 से कट जाएगा ये 4, 25 से कटेगा 8 बार और 6 का गुणा जब 8 में करेंगे 8 6 के 48 पेज प्रति घंटा की आपकी स्पीड आ जाएगी जो आपको चाहिए। मतलब 1 घंटे में इतना पेज उसे पढ़ना पड़ेगा, 48 पेज प्रति आवर्स। बताइए समझ पा रहे हैं। आपने यहाँ पे स्पीड निकाली, आपने यहाँ पे स्पीड निकाली, एवरेज रेट निकालना था 100 और 100 200 पेज अपॉन समय देख लिया 5/3 और 5/2 आपने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर बताइए कितना आएगा, बताइए। किसी 400 रुपये की वस्तु को खरीदते समय एक व्यक्ति 7% टैक्स देता है, अन्य वस्तु जिसकी कीमत 6400 रुपये है उस पर 9% टैक्स देता है। तो दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदते समय व्यक्ति कितने % टैक्स गया है। तो चलिए देखिए 400 रुपये की पहली वस्तु है उसने, तो उस पर टैक्स कितना दिया उसने, 7% का टैक्स दिया है। और दूसरी 64 से की है, इसमें उसने कितना दिया है, 9% टैक्स दिया है। ठीक है, तो 400 का 7% कितना होगा, 7 चौक 28, मतलब यहाँ पर टैक्स दिया उसने 28 रुपये का। और यहाँ पर कितना टैक्स दिया है, इसका 9% निकालेंगे, 9 चौक 36 की 6 यहाँ से लागे 3, 9 छिक्के 54 और 3 कितना होगा 57, 576। यहाँ पे 28 रुपये का टैक्स है, यहाँ पे 576 रुपये का टैक्स है। तो टोटल टैक्स कितना चला गया उसकी जेब से, 6 और 8 कितना हो गया, 6 और 8 14, यहाँ से लागी 1, 9 और 1 10, 604 रुपये का टैक्स गया उसका। टोटल 604 रुपये का टैक्स गया है। तो आपको बताना है ओवरऑल अगर देखें तो टैक्स का परसेंटेज कितना है, टैक्स परसेंटेज आपको ओवरऑल बतानी है। तो आप देखें सर 604 रुपये का टैक्स लगा है, 604 रुपये का टैक्स कितने रुपये पे लगा है, 6400 400 कितना होगा 6800 रुपये इंटू 100%। 604 जो है इतने का कितना पैसा होगा ये आपको बताना है, 00 से 00 गया। ठीक है, अब देखिए कट रहा है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 17 बार, 4 से कटेगा ये 151 बार। अब 17 का भाग इसमें देंगे तो 17 का भाग जब इसमें देंगे तो कट जाएगा ये 8.8%। लिख लीजिए, ये आपका आंसर है 8.8%, लगभग इतना आंसर आना चाहिए। 8.8% आपका लगभग आंसर आना चाहिए। बताइए आपकी समझ में आया कि नहीं आया। 8.8% बहुत आसान। तो 400 पे 7% का टैक्स 28 रुपये हो गया, 6400 पे 9% टैक्स 576 हो गया। और आपने देखा टोटल टैक्स कितना हो गया 604 रुपये का टैक्स लगा है कितने पर 6800 पर, 604 अपॉन 6800 इंटू 100 करेंगे 8.8% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एकदम सही आंसर है। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे एवरेज के जो आपने की है, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन। आपको इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया बढ़िया दमदार आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएं। यही क्वेश्चन आपको एक बार फिर लगाने घर जाके, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे। किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।